हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविक ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें आज हम बात करने वाले 24 जुलाई 2023 के हिंदू एडिटोरियल की। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक को। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डिलेमास ऑफ इंडिया ग्रेट पावर एम्बिशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये आर्टिकल लिखा गया है हैप्पीमैन जैकब के द्वारा। इन्होंने यहाँ पे इंडिया की ग्रेट पावर बनने की एम्बिशन जो है उसके बारे में बताया कि इंडिया कैसे जो है ग्रेट पावर बन सकता है, उसके बीच में क्या क्या कंस्ट्रेंट जो है वो आ रहा है और क्या क्या प्रॉब्लम्स वगैरह जो है इंडिया को फेस करना पड़ रहा है रिसेंट टाइम पे भी और पास्ट के टाइम से भी। जब से इंडिया ये बनने की सोच रहा है कि वो ये ग्रेट पावर बने, तब से लेके यानी कि 1991 से लेके अब तक का जो कंडीशन चल के आ रहा है उसके हिसाब से भी इन्होंने बात की है। ठीक है, और साथ ही साथ वेस्ट और यूएसए का भी स्टैंड जो है यहाँ पे दिखाया है कि किस तरफ वो पहले इंडिया से अलग थे और आज के टाइम पे इंडिया से कैसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि इंडिया जो है एक इंडिया का जो सपना है कि ग्रेट पावर बनने का वो कहीं ना कहीं सफल हो सके। ठीक है, अब देखिए, अगर इंडिया को ग्लोबल पावर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको अलग अलग फील्ड में काम करना पड़ेगा, चाहे वो ट्रेड की फील्ड हो, चाहे वो सिक्योरिटी की फील्ड हो, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की फील्ड हो, सब में। और अगर मैं और बात करूं तो आपके एनर्जी के सेक्टर, हर फील्ड में इंडिया को क्या करना पड़ेगा, एक रोल निभाना पड़ेगा। अगर उसके लिए एक क्या करनी पड़ेगी, एक अपनी सबसे पहले तो इंटरनल चीजों को भी इंडिया को ठीक करना पड़ेगा। इंटरनल चीजें यानी कि जैसे पॉवर्टी लाइन की बात की जा रही है, यहाँ गवर्नेंस को इंप्रूवमेंट करने की बात की जा रही है, और जो वायलेंस वगैरह हो रहा है उनको कहीं ना कहीं कम करने की बात की जा रही है। वायलेंस वगैरह हो गया, आपकी इंटरनेट शटडाउन हो गया, या फिर जो फ्लड वगैरह भी आ रहे हैं, उन चीजों पे भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इफेक्ट डालता है। इंटरनेशनल चीजों के, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी हमारे यहाँ पे एक इफेक्ट जो है, इम्पैक्ट जो है वो डालता है। ठीक है, क्योंकि जो एक कहावत है ना कि जो इंडिया में दिखेगा वही बिकेगा। ठीक है, तो यानी कि इंडिया को आप जैसा दिखाओगे वैसा क्या होगा, आगे इंक्रीज होगा। तो इंडिया की अगर यही गरीबी दिखती रहेगी तो ऑटोमेटिकली कोई भी लोग क्या होंगे, इन्वेस्ट करने के लिए सोचेंगे नहीं। कोई भी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो क्या होंगे, इंडिया में आने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर इंप्रूवमेंट नहीं किया जाएगा गवर्नेंस का, अगर मान लीजिए गवर्नेंस आपका ठीक नहीं है, आप अगर टैक्स अंदाज में लगा रहे हो, आपकी पॉलिसीज ठीक नहीं है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो कंपनियां वगैरह है वो क्या होंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर इंडिया के हम फ्यूचर की बात करें, यहाँ पे आबादी अगर बात की जाए 1.4 बिलियन तक कही गई है, इन ऑफिशियली बताया गया, ऑफिशियली नहीं, कि इंडिया की जो सेंसस है वो अभी तक हुआ नहीं है, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं 1.4 बिलियन तक क्रॉस जो है कर चुकी है। अब अगर इसको क्रॉस कर चुकी है तो कहीं ना कहीं एक तबका हमारा ऐसा है जो कि गरीबी के नीचे, ठीक है, यानी कि पुवर्टी के नीचे, और बहुत ही यहाँ की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत ज्यादा खराब होगी। इकोनॉमिकल कंडीशन खराब होगी तो यहाँ पर कैपिटा इनकम भी यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। यहाँ की जो कंपैरिजन किया गया, आप देख सकते हैं बांग्लादेश के साथ यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। जो बांग्लादेश है उसकी अगर पर कैपिटा इनकम देखी जाए 2227 रुपए है, डॉलर की बात करता है पर कैपिटा इनकम की, यानी पर कैपिटा मतलब जीडीपी पर कैपिटा, यानी कि आपके एक पर्सन के ऊपर जो खर्चा हो रहा है, एक पर्सन जो है कमा रहा है, उसकी बात की जा रही है। और अगर बात की जाए, इंडिया जबकि 5th लार्जेस्ट कंट्री है, तब भी बांग्लादेश से क्या है, बांग्लादेश से कम है जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से। और अगर बांग्लादेश की हम देखें, ये 40th लार्जेस्ट इसकी मिलिट्री है, और इंडिया की जो मिलिट्री है वो आपकी कहीं ना कहीं 3rd नंबर पर लाई करता है। अब सोचिए, इतनी ज्यादा अगर डिफरेंस होगी, इतना ज्यादा डिफरेंस होने के बाद भी अगर आप कहेंगे कि आपके पास जो है पर कैपिटा इनकम कहीं ना कहीं कम है, यानी कि एक पॉवर्टी के रेखा के नीचे आप आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या और क्या बताया गया है कि 1991 की जो कंडीशन थी उस बारे में भी बताया गया और किस तरह से हम लोग शिफ्ट हुए हैं 1991 से। अगर 1991 के टाइम पे देखें तो हमारा एक देश जो था वो बहुत ही कमजोर था, गरीब था, और बहुत ही ज्यादा जो कंट्री जो है फॉरेन एक्सचेंज जो है यहाँ तक कि बहुत ज्यादा गिर गई थी, 5.8 बिलियन ही रह गई थी, और इसकी नॉमिनल जीडीपी जो है 270.11 बिलियन जो डॉलर है वो जीडीपी तक पहुंच गई थी। अगर हम पॉपुलेशन की उस टाइम पे बात करें तो 84 लाख जो उस टाइम पे पॉपुलेशन थी यहाँ पे,
वहां पे, और मिलियन थी, और अराउंड 50% जो थे उनमें लोग जो थे वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे, जिसके कारण, और हम लोग क्या उस टाइम पे चाह रहे थे कि न्यूक्लियर वेपन बनाने की, और न्यूक्लियर अगर वेपन बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली नजर किसकी रहेगी, न्यूक्लियर वेपन से आपकी यूएसए, यानी कि यूएसए जो है उस टाइम पे पाकिस्तान और इंडिया पे सबसे ज्यादा निगरानी कर रहा था, क्योंकि इंडिया वो नहीं चाहता था कि भैया जो इंडिया है वो न्यूक्लियर वेपन की तरफ आगे बढ़े। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है, अब जो है 3 डिकेड हो गए कहीं ना कहीं वो चीजें जो हो रही है एक्सचेंज हो रही है, और एक्सचेंज होने के साथ साथ हमारी फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो भी $600 बिलियन तक पहुंच गई है। अगर हम बात करें आज के टाइम पे वॉर की, उस टाइम पे एक सिचुएशन थी, वॉर का सिचुएशन बना हुआ था, जैसे आप देख सकते हो 1999 में भी वॉर की सिचुएशन बनी हुई थी, अलग अलग टाइम पे जो सीज फायर अटैक वगैरह ये सब भी किए गए थे। तो वो सारी कंडीशन अब कहीं निकलती आ रही है कि वो जो पाकिस्तान के साथ कंडीशन था वो तो कम हुआ है, लेकिन अब जो है चाइना के साथ जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है उसको भी हम लोग क्या कर चुके हैं, टैकल कर चुके हैं, और हायर जीडीपी ग्रोथ की तरफ हम बढ़ चुके हैं। अगर हम इंडिया के रैंक की बात करें, इंडिया कहीं ना कहीं 5th लार्जेस्ट जो है इकोनॉमिक है, और इसकी नॉमिनल जीडीपी जो कहीं ना कहीं टच कर रही है $4 ट्रिलियन को जो है टच कर रही है, और सबसे बड़ी वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री है, यानी कि सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट मिलिट्री है वर्ल्ड की वो कहीं ना कहीं इंडिया के पास है, और इसके पास 100 अब बात की जाए तो न्यूक्लियर वेपन है, और यूएसए जो है अब जो है इंडिया का एक क्लोज फ्रेंड बन के आ रहा है, और जो न्यू दिल्ली है वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप भी बना रहा है। और ये सब क्या दिखाते हैं, ये सब दिखाते हैं कहीं ना कहीं इंडिया जो है ग्लोबल पावर की तरफ बढ़ रहा है। और अगर बात की जाए, अभी जैसे आपको पता है यूक्रेन और रशिया की जो है वो वॉर चल रही है, उस वॉर में मीडिएट का काम करने का काम अभी भी इंडिया जो है वो कर रहा है, लगातार जो है कंटिन्यूसली जो है इंडिया जो है उस पर काम कर रहा है, ताकि इन दोनों के बीच में मीडिएट हो सके और इन दोनों को वॉर से क्या कर सके, बाहर निकाल सके। तो इसके लिए वेस्ट क्या कोशिश कर रही है, वेस्ट और यूएसए जो कि वेल्दी कंट्री है वो ये कोशिश कर रही है कि भैया इंडिया को अपनी तरफ मिलाया जाए, और इंडिया को अगर अपनी तरफ मिलाया जाए तो एक ग्रेट पावर जो है बन सकते हैं, क्योंकि साउथ की तरफ अगर बड़ी पावर देखा जाए तो इंडिया और चाइना है, तो वो चाइना को तो नहीं मिलाना चाहते लेकिन इंडिया को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और लेकिन वही चीज अगर बात की जाए रसिया की तरफ, रसिया क्या कर रहा है, इंडिया उसकी तरफ ना जाए इसके लिए रसिया भरपूर कोशिश कर रहा है, यानी कि जो उसको डिमांड किया जा रहा है, अगर मान लीजिए ऑयल कम प्राइस में मिल रहा है तो रसिया जो है उसको प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि रसिया को भी बेनिफिट है और साथ ही साथ इंडिया को भी उससे बेनिफिट मिल रहा है। अगर हम बात करें न्यू दिल्ली ने कहीं ना कहीं लैंग्वेज मीडिएशन का भी काम किया है ग्लोबल क्राइसिस के टाइम पे, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, हर तरफ से अपनी जो है पॉलिटिक्स जो है वो दिखाया है इंडिया ने अपने हर एक एरिया की तरफ। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये जो पावर है ये इंक्रीज होती हुई दिख रही है, लेकिन इसका एक कंसिक्वेंसी जो परिणाम आपको देखने को मिल रहा है वो है हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस, हमारी जो पुअर्टी, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम, हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे के सारे क्या है कंसिक्वेंस बन रहे हैं कि इंडिया को क्या है ग्लोबल पावर के रूप में दिखाना एक हमारी इंटरनल रिफॉर्म की तरह होनी चाहिए, यानी कि इंटरनल अगर रिफॉर्म अगर हमारी ठीक हो तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशन भी हमारी और ज्यादा बेटर हो सकती है। अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बांग्लादेश और इंडिया की कंपैरिजन बताया, इसी तरह से अगर बात की जाए इंडिया की पॉपुलेशन की, वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है और उसको कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी की जरूरत है, उसको पॉलिसीज की, अच्छी पॉलिसीज की जरूरत है, जिससे कि वो बेटर तरीके से अपनी चीजों को आगे बढ़ा सके। इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, गवर्नेंस इश्यूज की वगैरह बात की जा रही है, ईज ऑफ डूइंग को कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट करने की बात की जा रही है, और आज के टाइम पर अगर देखा जाए विदाउट ड्राइव के तो कोई बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होता है, तो उसको कहीं ना कहीं कम करने की भी बात करनी चाहिए। अगर हम देखते हैं कि अगर बारिश होती है, बारिश की भी बात की गई यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, कि अगर रेन अगर इंडिया में 2 दिन के लिए हो जाती है तो उसको कहीं ना कहीं कैपिटल को हमारे घुटनों पे ले जाती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखी जाए बहुत पहले से ही यहाँ अलग अलग तरह के डिवीजन बन रखे, रिलीजियन, कास्ट, एथनिक, रिलीजियस ग्रुप, ये सारी जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करते हैं हमारी इंटरनेशनल इमेज बनाने के लिए। ये कहीं ना कहीं सारी चीजों को कंटिन्यूसली डिस्ट्रैक्ट करते हैं पॉलिटिकल लीडर को, जिससे कि वो ग्लोबल थिंग्स पे ध्यान नहीं, ग्लोबल जो प्रॉब्लम है उन पे ध्यान ना देके वो अपनी इंटरनल चीजों में ही उलझ के रह जाते हैं। अगर इंडिया की बात की जाए, ये हमारी एक
बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है कि पुवर्टी रिडक्शन करने में और इम्प्रूवमेंट करने की, जो मिलियन ऑफ इंडियंस है उनको पुवर्टी लाइन से बाहर निकालने की। लेकिन इनकी जो डाइवर्सिटी है, इनकी जो डाइवर्ट हो जा रही है, इनकी जो माइंड सेट है, डाइवर्ट किन चीज़ों पे हो जा रही है, जो हमारी इंटरनल चीज़ों है, इंटरनल की प्रॉब्लम जो है उनके वजह से ये क्या चीज़ें हो रही है, डाइवर्ट हो जा रही है। ठीक है, और इसको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि पुवर्टी की, तो पुवर्टी यहाँ पे बढ़ी हुई है। पुवर्टी को कम करने के लिए हमारे यहाँ पे अलग अलग तरह की स्कीम्स वगैरह, अलग अलग तरह की, जैसे कि आपके मिड डे मील स्कीम, आपके मनरेगा स्कीम, इन सब स्कीमों से क्या हो रहा है कि पुवर्टी को रिडक्शन करने का काम किया जा रहा है और लोगों की इनकम को इंक्रीज करने का काम किया जा रहा है। लेकिन फिर भी इंटरनेशनल इमेज जो है अभी भी ठीक नहीं हो पा रही है। हमारी वीक इकोनॉमिकल कंडीशन कहीं ना कहीं हमें ये दिखाती है कि जो हमारी अलोकेशन है, देखिए एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। क्योंकि अगर हमारी बात की जाए जीडीपी में हम सिर्फ बात करते हैं तो 0.44% ही सिर्फ क्या करते हैं अपने जो है अपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, फॉरेन पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को कम है। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इस चीज़ के बारे में बताया है कि क्या किया है, डिस्पाइट द इंक्रीजिंग ओवरऑल बजट अलोकेशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया allocated made by Ministry of Education in percentage term witnessed downward turning last 4 years during 2022-23. It is only 0.4% of Indian overall budget. अगर बात की जाए तो इंडिया के ओवरऑल बजट में 0.4% ये बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को क्या करना पड़ेगा, अपने इन सब चीज़ों पे वर्क करनी पड़ेगी। अगर हम वे फॉरवर्ड देखें तो इंडिया को कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे, अपनी पॉवर्टी पे काम करनी पड़ेगी, अपनी फॉरेन पॉलिसी की इन्वेस्टमेंट है उसमें काम करनी पड़ेगी। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं ध्यान रखना होगा। जो अलग चीजें हैं जैसे कि आपके वायलेंस हो गया, कास्ट हो गया, इन सब चीजों को कहीं ना कहीं मेंटेन करना पड़ेगा, जिससे कि इंडिया क्या कर सके, यहाँ पे ध्यान ना देके बाकी दूसरे चीजों में भी ध्यान दे सके। जैसे ग्लोबल ट्रेड वगैरह को किस तरह से इंक्रीज किया जाए, क्लाइमेट चेंज को कैसे रीस्ट्रक्चर किया जाए, ये सारी चीजें जो होनी चाहिए, प्रियोरिटी होनी चाहिए। और इन रूल्स को कहीं ना कहीं इंडिया को पालन करना चाहिए, जिससे कि इंडिया एक ग्लोबल पावर के रूप में निकल के आए। ठीक है, ये सारी ऑब्जेक्टिव्स को कहीं ना कहीं इंडिया को फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है डाउन हिल ड्राइविंग, सिंकिंग ट्रेड वॉल्यूम पोज ए रिस्क फॉर दिस ईयर ग्रोथ होल्ड। क्या बताया जा रहा है, देखिए हमारी इस बार क्या हुआ है, एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट में कमी आई है। कमी आने की वजह से अलग अलग चीजों में जो है इम्पैक्ट पड़ा है। और साथ ही साथ एक्सपोर्ट के साथ साथ इंपोर्ट में भी कमी आई है, लेकिन इंपोर्ट जो है इतना ज्यादा नहीं है। और इसके साथ हमारी जो यहाँ पे कंपैरिजन की जा रही है कि बाहर की कंट्री में कैसी हालत है और इंडिया को क्या करनी चाहिए, इंडिया को किस तरह से अपनी चीजों को और सुधारना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में इसमें बताया है। और साथ ही साथ ऑयल, नॉन ऑयल की प्राइजेस जो है इंक्रीज हुए, डिक्रीज हुए, उनके बारे में भी थोड़ी यहाँ डिस्कशन की है। साथ ही साथ जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो किस तरह से काम कर रहा है यहाँ पे बताया गया है। अगर हम बात करें कि भैया आर्टिकल में, हमारी आर्टिकल में बताया गया है कि जो $775 बिलियन है जो 2022-2023 में, वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कायम की थी जो आपके 2022-23 में। लेकिन इंडिया को क्या था, अगर इस साल की हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट में एक कमी नजर आती हुई दिख रही है। क्या हो रहा है, आउटबाउंड जो शिपमेंट है गुड्स का, वो कहीं ना कहीं क्रॉस हुई है 450 बिलियन डॉलर लास्ट ईयर में। लेकिन इस बार क्या हुआ है, वो 15.1% जो है अप्रैल जून के टाइम पे, यानी कि अप्रैल फर्स्ट क्वार्टर के टाइम पे आप कह सकते हैं ये क्या हुई है, 15.1% कमी आई है। अगर जून की प्रोविजनल एक्सपोर्ट की टैली किया जाए, सिर्फ जून की टैली किया जाए, तो जून में ये बताया गया सिर्फ $33 बिलियन जो है वो सिर्फ एक्सपोर्ट हुआ है। ठीक है, अगर ये कहीं ना कहीं 8 महीने की क्या बताया गया, लोएस्ट फिगर बताया गया है। और ये रिफ्लेक्ट करता है क्या कि 22% की ड्रॉप जो है हर साल हो रही है, ईयर ऑन ईयर, हर साल मतलब पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है 22% की डिक्रीमेंट हुई है। इसका मतलब जो है हमारी एक्सपोर्ट में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। और ये चीजें जो है हमने पहले भी देखा था, जब कोविड-19 के लॉकडाउन के टाइम पे उस जैसा कंडीशन जो है ये आ रहा है। अगर हम फर्स्ट
क्वार्टर की बात करें, एक्सपोर्ट तो स्लो है ही है, साथ ही साथ हमारी जो इंपोर्ट है, जो कमोडिटीज प्राइस है लोअर, जो हमने अलग अलग कमोडिटीज जो लेते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं क्या नजर आया है, कमी नजर आई है। अगर बात की जाए 12.7% डिप इन लार्ज एंड ड्राइवन प्रिविलेंस लोअर कमोडिटी प्राइस, जिनमें जो कम प्राइस के जो प्रोडक्ट है उनमें भी क्या देखा गया है, जो है कमी देखा गया है। क्यों? क्योंकि जो इंपोर्ट बिल है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है, शॉर्ट अप हुआ है 44.5%। कब? जब रसिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस टाइम पे कहीं ना कहीं हमारी इंपोर्ट बिल क्या हुआ था, ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन अगर बात की जाए अब के टाइम पे तो 12.7% क्या हुआ है, वो डिक्रीज हुआ है। क्यों? देखिए उस टाइम पे ज्यादा टर्मोली थी, अभी क्या हो गया, अब एक आदत सी बन गई, तो इस वजह से पता लग रहा है हमें ये जो नंबर दिख रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। एक्चुअली में नंबर काफी बड़े ही हैं अभी भी, उस टाइम पे ज्यादा महंगा था। क्यों? उस टाइम पे इतने समझने की, देखिए अगर कोई चीज एक आप सपोज जो डीमोनेटाइजेशन है, डीमोनेटाइजेशन जब किए थे तो स्टार्टिंग में लोगों को समझ में नहीं आया लोगों को क्या करें, तो कहीं ना कहीं मार्केट में क्या थी, टर्मोली थी, हड़बड़ी थी। तो इस वजह से क्या हुआ था, कोई चीज प्राइस जो है किस तरह से इंक्रीज कर रहा है, किस तरह से बढ़ रही है, किस तरह से घट रही है, कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो क्या हो गया, रेगुलर हैबिट में आ गया, जिसके वजह से क्या हो गया, सारी चीज नॉर्मल हो गई। वही कंडीशन यहाँ पे चल रहा है कि जब यूक्रेन और रसिया का वॉर हुआ था तो उस टाइम पे तो 44% बढ़ ही गया था, क्योंकि उस टाइम पे अफरा तफरी थी। लेकिन उसके बाद जैसे ये रेगुलर हो गई कि अब तो भैया यूक्रेन और रसिया की वॉर तो है 1-1.5 साल से चली ही रही है, अब चली रही है, तो इसके वजह से क्या होगा कि अब अल्टरनेटिव जब ढूंढने लगे लोग, अल्टरनेटिव की तरफ भागने लगे। जब अल्टरनेटिव की तरफ भागने लगे तो अलग अलग चीजें जो है अब कॉम्पिटेटिव में आ गई, तब क्या होगी, इसकी प्राइस जो है हमें कम नजर होते हुए आ रही है और कोई फर्क नहीं नजर आ रही है। अगर हम बात की जाए गोल्ड और ऑयल इंपोर्ट की, उसको अगर छोड़ दे तो जो वैल्यू शिपमेंट की है जो इंडिया में आ रही है, कंट्रीज में आ रही है, वो कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वार्टर में 10.5% तक पहुंच गई है। और बात किया जाए जो डिक्लाइन हुआ है नॉन ऑयल और नॉन गोल्ड इंपोर्ट की, वो एक्सेलरेट हुए हैं 2% मई में, और जो 16.7% जो है वो जून में। इससे दिखाता है कि जो डोमेस्टिक जो प्राइस की डिमांड है, जो डोमेस्टिक डिमांड है वो कहीं ना कहीं घटते हुए नजर आ रही है, इस चीज को ये बताता है। ठीक है, अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर की, सर्विस सेक्टर में भी कहीं ना कहीं ग्रोथ नजर आता हुआ दिख रहा है, और सबसे ज्यादा अगर देखे जाए तो आईटी सेक्टर में तो आपको पता है जितना ज्यादा भी इंटेंजिबल चीजों का जो है, इंटेंजिबल और टेंजिबल का मतलब है, टेंजिबल वो चीज है जो आप इसको टच कर सकते हैं, जैसे एक पेपर है, पेपर को आप टच कर सकते हैं, लेकिन आप यूट्यूब की वीडियोस देख रहे हैं उसको आप टच नहीं कर सकते, वो इनटेंजिबल है। इनटेंजिबल एक्सपोर्ट को क्या कर सकते हैं, ज्यादातर आईटी जो सेक्टर है वो क्या करे, एक्सपोर्ट करे, जिससे कि इसमें ग्रोथ देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें ग्लोबल डिमांड की, ये सिर्फ इंपैक्ट नहीं कर रहा है कि ट्रेड फ्लो को, ये हर्ट कर रहा है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि आपकी अगर इन्वेस्ट जो इंपोर्ट अगर कहीं ना कहीं बाहर जाएगी या एक्सपोर्ट बाहर जाएगी, जितनी अच्छी होगी उतनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे आएगी। क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए हम शेयर मार्केट के, शेयर मार्केट में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट वगैरह देखी जाती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, मार्केट वैल्यू पे। अगर मार्केट वैल्यू ठीक होगी तो कहीं ना कहीं जो आपकी ट्रेड जो आपकी शेयर मार्केट है वो बढ़ते या घटते नजर आएंगे, तो उसके वजह से जो है एफडीआई की इंक्रीमेंट भी होगी। लेकिन अगर सपोज कीजिए वो नहीं हो रहा है, तो ट्रेड घटते ही जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। अगर नहीं करना चाहेगा तो इसके वजह से प्रॉब्लम क्या होगी, जो 6.5% हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि हमारी जीडीपी जाएगी, कहीं ना कहीं उसमें घटते हुए नजर आएगा, उसमें एक लड़खड़ाहट जो है नजर आएगी। ठीक है, अगर बात की जाए यूके की रिटेल सेल्स जो है कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट देखी जा रही है जून के टाइम पे, इतनी सारा वॉलेटाइल होने के बाद भी। और अगर बात की जाए यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी जिनेट येलन ने क्या कहा है कि कॉन्फिडेंटली बताया है कि दैट ए रिसेशन इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी में बी अवर्टेड आफ्टर ऑल इन्फ्लेशन नंबर्स हैव बीन ईज्ड एंड यूरोप। क्या बताया जा रहा है, जो इन्फ्लेशन है कहीं ना कहीं वो भी ईज होने की बात की जा रही है कि यूएस और यूरोप में। ठीक है, तो ये सारी चीजों को बताया गया। हमें कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, एक तरीका बनाना चाहिए कि किस तरह से हम लोग जो है वापस आ सके, अपने चीजों में इंप्रूवमेंट कर सके। इंडिया की पॉलिसी मेकर्स को किस तरह से इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, जैसे कि आपके यहाँ पे जैसे वियतनाम हो गई, इनको डाइवर्जेंट ट्रेंड डिफरेंट मार्केट टू हेल्प एक्सपोर्ट कैप्चर इंक्रीमेंट एंड फ्रैक्शनल ग्लोबल डिमांड किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से इंक्रीमेंट किया जाए, इन चीजों पे हमें क्या करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारा पॉलिटिक्स ऑफ यूनिफॉर्म कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए क्या बताया जा रहा है। आप जैसे ही नरेंद्र मोदी ने 27 जून को भोपाल में एक जो अपने भाषण दिए थे उसमें बताया गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इंडिया में लानी चाहिए। अब देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, लेकिन जो पर्सनल लॉ है उनका क्या होगा, उनके उनके हिसाब से जो प्रॉब्लम हो रही है उनका क्या चलेगा। आप एक सारी चीजों को अगर एक ही कानून में लेके आएंगे तो वो सारी चीजें अपनी प्रॉब्लम बताएंगी कि हम लोग का जो जैसे मुस्लिम लॉ की शरीयत लॉ है या फिर आप क्रिश्चियन लॉ की बात कीजिए, अलग अलग लॉ की बात कीजिए, तो उनको अगर सबको एक जैसे ले आएंगे तो कहीं ना कहीं और ज्यादा क्लैशेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं यहाँ पे बताया जा रहा है कि इक्वलिटी जो है वो बहुत ज्यादा मेजोरिटी और माइनॉरिटी सेक्टर में काफी ज्यादा इस टाइम पे है। हमें उस मेजोरिटी को जो इनइक्वालिटीज है हमें क्या करना चाहिए, उसको सबसे पहले घटाना चाहिए, ना कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को पहले इंप्लीमेंट करना चाहिए। हमें ये जो कास्ट सिस्टम है, ये जो मुस्लिम हिंदू मुस्लिम की जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है उसको कहीं ना कहीं हमें रिफॉर्म करने की बात कर किया जा रहा है। वहां पे रिफॉर्म करना चाहिए, यानी कि हमें एकदम से ही हड़बड़ाहट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना चाहिए। जिस तरह से अगर हम बात करें, यहाँ पे बताया गया है कि जो बीजेपी की इस जो 5 साल का कार्यकाल था उसका जो एजेंडा था कि वो 3 एजेंडा पे काम करी थी। सबसे पहले तो बाबरी मस्जिद, ठीक है, यानी कि राम मंदिर बनाने की बात कर रहा था अयोध्या में, और दूसरी चीज जो आर्टिकल 370 को हटाने की बात, और तीसरी चीज यूनिफॉर्म सिविल कोड की यहाँ पे बात की जा रही है। ये जो है मेन एजेंडा थे बीजेपी के। और यहाँ पे अगर बात की जाए, बीजेपी जो है मेजोरिटी पार्टी जो है यहाँ पे डिपेंड करती है जैसे हिंदू कास्ट की, और जो मुस्लिम है वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज होती है, जिसके वजह से आइडियोलॉजिकल क्लैशेस या इनइक्वालिटी जो होती है इन मेजोरिटी और माइनॉरिटी पीपल के बीच में आती है। और इसके वजह से क्या होती है, इनकी लॉज में क्या होती है, डिफरेंस आने की, डिस्पेरिटी आने की बात बनती है। अगर हम बात की जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, उन्होंने एक क्वेश्चन इस तरह की क्वेश्चन पूछा था, व्हाई शुड हिंदू रिलीजन हैव 4 कास्ट, कि हिंदू रिलीजन में 4 कास्ट क्यों है, क्यों हिंदू रिलीजन को एक ना बनाया जाए। देखिए ये बात सही है कि आप हिंदू रिलीजन में क्यों कास्ट बना रहे हो, क्योंकि सारे लोग इक्वल है, तो इसका मतलब सब लोग जो है इक्वलिटी पे होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 4 कास्ट बना के बांट दो और उनके ऊपर भी क्या कर दो, लॉ बना दो। तो कहीं ना कहीं ये जो कास्ट वगैरह हमारे बने हुए हैं और इससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम जो है आज के टाइम पे हमें देखने को मिल रही है। आपको क्या करना चाहिए, इनको यूनिफॉर्म करना चाहिए। वही एग्जाम्पल लेके आप अगर हिंदू और मुस्लिम है उसमें यूनाइटी लेनी चाहिए, ना कि अभी पहले आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लानी चाहिए। यानी कि अगर आप हिंदू में सारे ही धर्मों को, यानी कि सारे ही कास्ट को, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, आप शूद्र हो गया, या और जो भी ट्राइबल लोग हैं उन सबको एक कानून में ले आएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, जो उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो कल्चर है, उनमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है ज्यादा पड़ते हुए नजर आएगा। और हिंदू राइट्स जो है वो कहीं ना कहीं इससे ओवर एंथुजियास्ट होंगे, किससे, यूसीसी से। ठीक है, अगर हम बात करें पर्सनल लॉ की, यहाँ पे पर्सनल लॉ की भी बात की गई है। पर्सनल लॉ में क्या बताया गया है, जो इंडिया जो है मेजोरिटेरिज्म की तरफ बढ़ रहा है, किसके, बट आर्क जो डेमोक्रेसी का आर्क है वो कहीं ना कहीं बेंडिंग हो रहा है मल्टीकल्चरलिज्म, यानी कि हमारे यहाँ पे अलग अलग जो है कल्चर है, हम क्या हो रहे हैं उनकी तरफ, देखो मेजोरिटीरिज्म की तरफ तो बढ़ रहे हैं कि हिंदू धर्म की तरफ क्या हो रहा है, या फिर हम लोग जो है आबादी जो है हमारी बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारी जो है यहाँ पे प्रॉब्लम आ जा रही है कि हमारे कल्चर की, मल्टी कल्चर की, यहाँ पे अलग अलग जो है सेक्ट है, अलग अलग जो है कास्ट है, इन सब प्रॉब्लम भी आज के टाइम पे ज्यादा है। अगर हम बात करें फॉर इंस्टेंट, फ्रेंच कोर्ट ने डील किया है कि सच केसेस एज ऑफन फ्रॉम मुस्लिम इमिग्रेंट फ्रॉम मोरक्को एंड अल्जीरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ऑफन यूज रिलीजियस बेस्ड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन, इंडिया लर्न फ्रॉम सच रिपोर्ट। क्या बताया जा रहा है कि जो बाहर कंट्री है, बाहर कंट्री ने इन चीजों को निपटने के लिए अलग अलग रूल्स बना रखे हैं। ठीक है, अब लेकिन इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया को इनसे सीख लेनी चाहिए, इस बारे में ये बात कर रहे हैं। इंडिया को सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड ना लाके इनको अलग अलग कोड के रूप में इनको क्या करना चाहिए, रिजोल्यूशन करना चाहिए, जो कि बाहर कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो है कर रही है उस तरह की एफर्ट जो है करनी चाहिए, ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक ही लाइन में सबको बांट देना चाहिए। अगर हम दूसरे की इशूज की बात करें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, जबकि जब हम बात करें
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की, जो कि एग्जिस्टेंस में कब आया था 1973 में, इन्होंने प्रिजर्व करने की बात किए थे मुस्लिम लॉ को। लेकिन जो पर्सनल लॉ है वो कहीं ना कहीं हमें दिखती है कि 1772 जब इंडिया उस टाइम पे अंग्रेजों के गुलाम में आ गया था, आने की जो कगार में था, उस टाइम पे क्या किया गया था, बांटा गया था धर्म के आधार पे, यानी कि पर्सनल लॉ के हिसाब से लोगों को जो है उनको न्याय मिलेगी, यानी कि उनके ऊपर जो है लॉ जो है बनाया जाएगा। ठीक है, इनकी चीजें जो हमें कॉलोनियल एरा के टाइम पे देखने को मिलती है। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी कि शरीयत लॉ की बात की जाए, जो एप्लीकेशन एक्ट 1937 और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 की बात कीजिए, इसमें फाउंडेशन किए गए थे मुस्लिम पर्सनल लॉ की, यानी कि यहाँ पे फाउंडेशन फॉर्म हुआ था मुस्लिम पर्सनल लॉ की। जो ट्रिपल तलाक है वो पास किया गया 2019 में, एक रिसेंट जो चेंज है वो पर्सनल लॉ में किया गया। ठीक है, जो कि आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ में किया गया। कुछ सजेस्ट करते हैं कि इंटरनल रिफॉर्म जो है कम्युनिटी के अंदर कहीं ना कहीं आगे की रास्ता जो है हमें अच्छी तरह से दिखा सकती है, लेकिन ये प्रोग्रेसिव नहीं है। आगे की टाइम तक, आगे की डेट तक हमें ये प्रोग्रेसिव नजर होते हुए नहीं आ रहा है। अगर हम मुस्लिम वुमेन की बात करें, वो कहीं ना कहीं जो कम्युनिटी लीडर्स है उनकी डोर को क्या क्या खटखटाती है और कहती है कि आप इन पे रिफॉर्म करो, पर्टिकुलरली जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो कोडिफाई किया गया है उनको कहीं ना कहीं उसको आप एनालाइज करो और उसको कहीं ना कोडिफाई करने की बात करो। अगर हम नेहरू के टाइम की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज जैसे कि जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, तुनिसिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, उन्होंने अपने अंदर फैमिली लॉज में भी रिफॉर्म जो है वगैरह वगैरह किया था। और वही चीज अगर हम बात करें 1917 के टाइम पे जब ऑटोमन सरकार थे, तो उनमें जो रूल होके आ रहा था अलग अलग एरिया में, तो उनको कहीं ना कहीं पर्सनल लॉ के हिसाब से क्या किया गया, चेंज किया गया। उसके बाद अगर हम उसी टाइम की अगर बात करें, तो उस टाइम पे भी हमारे बहुत बड़े बड़े लीडर थे, लेकिन उन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया कि इस तरह की इंटरनल रिफॉर्म किया जाए। जैसे कि मोहम्मद मौलाना आजाद हो गए, हुमायूं कबीर हो गए, ये कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडर थे, इन्होंने भी कभी नहीं चाहा कि भैया हम इसके लिए बड़े जो रिफॉर्म है वो करा जाए। ठीक है, और जिससे कि हमारी जो कंट्री है वो एक सेकुलर कंट्री के रूप में बनी रही और आज के टाइम पे भी एक बनी रहे, बनने की कगार पे बनी हुई है, मतलब आज के टाइम पे भी बनी हुई है। ठीक है, तो यही सारी चीजें बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमें प्रोग्रेस इंटरनल रिफॉर्म की यहाँ पे जरूरत होती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें फेमिनिस्ट की या मुस्लिम वुमेन्स की, यहाँ ग्रुप जो है वो कहीं ना कहीं जेंडर जस्टिस की बात करता है। जैसे कि जो आपके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो बनाया गया था, उसमें सारे ही मेंबर क्या थे, वो आपके मेल थे। कब तक, जब तक शाहबानो की केस नहीं आई थी। जब इन पे प्रेशराइज किया गया तो कहीं ना कहीं वुमेन्स को यहाँ पे उनके हक जो है दिए गए, और जिससे इनके जो कोडिफाई फैमिली लॉज है, उनके जो फैमिली लॉज में क्या जो रिफॉर्म है वो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस हुए। ठीक है, अगर हम ग्रेट क्लास की बात करें, यहाँ क्लासेस किस चीज में, ओनली 3 ग्लोरियस वर्ड, यूसीसी ओनली 3 ग्लोरियस वर्ड विथ एक्सल्ट प्रॉमिस इक्वलिटी ऑफ लॉ। यहाँ पे इक्वलिटी की लॉ की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि 3 जो वर्ड है कहीं ना कहीं सिविल कोड की बात करता है, जो कि इक्वलिटी लाने की, लॉ में इक्वलिटी लाने की। लेकिन इसका अगर अलग सेंस की बात करें तो गवर्नमेंट को क्या करनी पड़ेगी, इसके ऊपर कोई ड्राफ्ट वगैरह जो है, इस तरह की जो अपोजिशन पार्टी है और आस्किंग मांग रही है कि आप गवर्नमेंट जो है एक ड्राफ्ट प्रेजेंट करें, हम उसके ऊपर विचार विमर्श करें और इस चीज के बारे में भी देखें। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे जो इंडिया की जो हेडिंग है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, ज्यादातर क्लासेस हो रही है मुस्लिम ग्रुप से। जैसे कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और इंडिया की स्टेट से जो इश्यूज वगैरह है उनसे कहीं ना कहीं क्लासेस हो रही है। और ये नहीं चाहते कि जो इन्फ्लुएंस है वो जो राजीव गांधी के टाइम पे जो जिस तरह की इन्फ्लुएंस वगैरह थी शाहबानो के केस में, उस तरह की इन्फ्लुएंस जो है इस टाइम पे भी ज्यादा बढ़ जाए और लोग जो है सड़कों पे आ जाए और एक नई पॉलिटिकल या पोलराइजेशन की तरफ जो है बढ़ने लगे, और इसको जो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा वो हिंदू राइट्स को मिलेगा। इस चीज को ये डर रहे हैं, तो इस मतलब इस चीज की ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ऑन रिलेशन ऑफ जेंडर जस्टिस और इस्लाम अ लॉट डिपेंड ऑफ इंटरप्रेटिंग ऑफ रिलीजियस एंड रिलीजियस टेक्स्ट। हमें इस लॉ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से पहले हमें ये एक बार करनी चाहिए कि हमें रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह हो या रिलीजियस बुक्स वगैरह हो, उसको क्या करना चाहिए, ठीक से इंटरप्रेट करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसमें क्या क्या कमियां हैं उसको कहीं ना कहीं दूर करके हमें क्या करना चाहिए, अपने हिसाब से रिफॉर्म जो है वो करना चाहिए। यानी कि इंटरनल रिफॉर्म को यहाँ ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है। आप इंटरनल रिफॉर्म जो है ज्यादा बेटर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
आई होप कि आपको आज का आर्टिकल जो है अच्छा लगा होगा। अगर आज का आर्टिकल अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।